स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से जीएनएम फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिए एग्जाम स्पेशल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसे हम लोग आशा के नाम से जानते हैं, उसी को आज डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को मैंने एक और वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है, लेकिन आज जो है वो स्पेशल है जिसमें आशा के बारे में हम लोग विस्तृत तौर पे जानेंगे। ठीक है, तो प्रति हजार की जनसंख्या पे भारत सरकार जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में एक आशा कर्मचारी की नियुक्ति करती है, जिसका फुल फॉर्म एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट यानी आशा होता है। ठीक है, भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के हिसाब से एक आशा कर्मचारी को नियुक्त करती है, जो कि 1000 पे एक नियुक्त होती है, जिसका फुल फॉर्म एग्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है। ये कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में लोगों के आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं और परामर्श प्रदान करती हैं। ठीक है, आशा का जो मेन कार्य है वो अपने क्षेत्र में लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं साथ ही परामर्श प्रदान करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आशा के क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, जो भी आशा होती हैं, भारत सरकार द्वारा चयनित आशा होती हैं, जो प्रति 1000 की जनसंख्या पे एक नियुक्त होती हैं, उनके क्या कार्य हैं। तो पहला, परिवार तथा समुदाय के लोगों को उपकेंद्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग के बारे में जानकारी देना। दूसरा, टीकाकरण, प्रसव पूर्व जांच, प्रसवोत्तर जांच, समन्वित बाल विकास योजना तथा सरकार द्वारा प्रदान की जा रही अन्य सेवाओं का लाभ उठाने में लोगों की सहायता करना। साथ ही महिलाओं को प्रसव की तैयारी, स्तनपान और पूरक आहार, टीकाकरण, गर्भ निरोधन और अन्य सामान्य जो संक्रमण है उसकी रोकथाम तथा छोटे बच्चों की देखभाल हेतु सलाह देना। साथ ही आवश्यकता होने पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को निकट के स्वास्थ्य सुविधा केंद्र पर भेजने की व्यवस्था करना यानी रेफरल करना। साथ ही सर्दी, बुखार, खांसी, मामूली चोट आदि के लिए सुविधा केंद्र पर भेजने की व्यवस्था करना। लोगों को स्वस्थ रहने के बारे में जानकारी देना, जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित पोषण लेना, घर के आसपास सफाई करना, स्वच्छ पानी पीना, धूम्रपान न करना, मादक पदार्थों के सेवन से बचना, ये सब इसमें शामिल होते हैं। साथ ही जो RNTCP है यानी रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत सीधे देखरेख में दिए जाने वाले डॉट्स के औषधियों को प्रदान करना यानी मेडिसिन प्रदान करना। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को दी जाने वाली अनिवार्य सुविधाओं के लिए कार्य करना, जैसे ORS, आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियाँ, डिस्पोजेबल डिलीवरी किट, गर्भ निरोधक गोलियाँ, कॉन्डोम आदि, इन सभी सामग्रियों के लिए आशा को एक किट प्रदान की जाती है। साथ ही इस किट में ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं जिनको आवश्यकता अनुसार आशा जो है वो उपयोग में लाती हैं। ठीक है, अगला है संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत घरों में शौचालय निर्माण को बढ़ावा देना। साथ ही अपने गांव में जन्म एवं मृत्यु एवं असमान समस्याओं की सूचना उप स्वास्थ्य केंद्र, जिसे सब सेंटर बोलते हैं, वह PSC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर को देना। साथ ही स्वास्थ्य समिति के बैठक में भाग लेना और स्वास्थ्य समिति के बैठक का आयोजन भी करना इनका जिम्मेवारी होता है, और लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना भी इनका मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ आशा के कार्य। अगला है जैविक सांख्यिकी यानी वाइटल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो जो भी जन्म, मृत्यु, विवाह, बीमारी आदि के संबंध में जो भी तथ्य एकत्रित करते हैं या विश्लेषण या व्याख्या करते हैं, उसी को हम लोग वाइटल स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। दूसरे भाषा में बोलें तो जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह, बीमारी आदि संबंधित विभिन्न तथ्यों का एकत्रीकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या कर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया वाइटल स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। ठीक है, जैसे सकल मृत्यु दर, सकल जन्म दर, मातृ मृत्यु दर, परिप्रसव मृत्यु दर, जीवन जीने की प्रत्याशा, किसी बीमारी की घटना, किसी बीमारी का फैलाव, ये जो होती हैं वह वाइटल स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है वो स्वास्थ्य संकेतक का एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर भी होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है जैव सांख्यिकी के उद्देश्य यानी वाइटल स्टैटिस्टिक्स के क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं। तो पहला, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु विभिन्न घटनाओं से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना। जो भी स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन है या क्रियान्वयन है उसके सभी घटना के बारे में आंकड़े एकत्रित करना। साथ ही सभी स्तर के स्वास्थ्य अधिकारियों एवं प्रबंधकों को विभिन्न जैविक घटनाओं से संबंधित नवीनतम एवं शुद्ध आंकड़े उपलब्ध करवाना। साथ ही प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाओं के मूल्यांकन में सहयोग करना और समुदाय तथा देश में मौजूद विभिन्न संसाधनों जैसे मानव शक्ति, धन या सामग्री के यथासंभव सर्वश्रेष्ठ वितरण एवं उपयोग को बढ़ावा देना
और स्वास्थ्य के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधानों यानी रिसर्च को बढ़ावा देना भी इनका मेन उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है जैव सांख्यिकी के उपयोग, यानी इसके क्या क्या उपयोग हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स के। तो पहला, जैव सांख्यिकी द्वारा प्रदत्त आंकड़े समुदाय विशेष तथा देश के लोगों के स्वास्थ्य स्तर के बारे में सूचना प्रदान करते हैं। यानी वाइटल स्टैटिस्टिक्स द्वारा हम लोग जो भी देश या विशेष समुदाय होते हैं उनका स्वास्थ्य के बारे में हम लोग आकलन या सूचना एकत्रित कर पाते हैं। दूसरा, इनके तहत जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं या आवश्यकताएं हैं उसका भी आकलन कर पाते हैं और उससे संबंधित आंकड़े एकत्रित कर पाते हैं। साथ ही जैव सांख्यिकी आंकड़े एक समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य स्तर की दूसरे देशों के स्वास्थ्य स्तर से तुलना करने में उपयोगी होते हैं। यानी दो देशों के बीच ये तुलनात्मक रूप से आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही जैव सांख्यिकी आंकड़े सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के मूल्यांकन में भी सहायक होते हैं और ये आंकड़े समुदाय तथा देश में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों के यथासंभव सर्वश्रेष्ठ उपयोग एवं वितरण को बढ़ावा देते हैं। साथ ही ये आंकड़े स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन में प्राथमिकता निर्धारित करने में मदद करते हैं और ये आंकड़े स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य नीतियों एवं कार्य प्रणाली में आवश्यकता अनुसार संशोधन करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स के कुछ उपयोग। आगे बढ़ते हैं, अगला है स्वास्थ्य संकेतन यानी हेल्थ इंडिकेटर। ठीक है, ऊपर भी मैंने इसको बताया था। ठीक है, तो अभी जो है वो हेल्थ इंडिकेटर, ये वे चर यानी वेरिएबल्स होते हैं जो कि किसी समुदाय, राज्य या देश के लोगों के स्वास्थ्य स्थिति के मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। यानी हेल्थ इंडिकेटर द्वारा हम लोग किसी समुदाय, राज्य या देश के लोगों के स्वास्थ्य स्थिति का मापन करते हैं। ये संकेतन यानी इंडिकेटर लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में होने वाले सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिवर्तनों के बारे में सूचनाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, इनका उपयोग हम लोग जो भी समुदाय या राज्य या फिर जो भी देश हैं उनके जो भी लोग हैं उनके स्वास्थ्य स्थिति के मापन में लाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है स्वास्थ्य संकेतकों के उपयोग यानी इसके क्या क्या यूज है। तो पहला, किसी समुदाय अथवा देश के लोगों के स्वास्थ्य के स्तर के बारे में ये सूचनाएं प्रदान करते हैं। साथ ही ये एक देश का दूसरे देश, एक समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य स्तर का दूसरे समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य स्तर से तुलना करने में उपयोगी होते हैं। साथ ही जो भी सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जो भी विभिन्न स्वास्थ्य योजनाएं हैं उसके मूल्यांकन में भी सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ये संकेतक स्वास्थ्य योजनाओं तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के नियोजन तथा क्रियान्वयन के बारे में मार्गदर्शन देते हैं और जो भी रिसोर्स होते हैं उसका उचित तरीके से वितरण तथा उपयोग में सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही क्या हेल्थ का नीड है यानी आवश्यकता है उसका आकलन करते हैं और उसका क्रियान्वयन करते हैं और ये स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न अनुसंधानों को भी बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ हेल्थ इंडिकेटर्स के उपयोग। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब इसके मापन में हम लोग क्या क्या चीज़ें उपयोग में लाते हैं उसको। ठीक है, यानी स्वास्थ्य स्तर का जो मापन होता है उसमें हम लोग क्या क्या जो है वो चीज़ उपयोग में लाते हैं उसको। तो पहला, मृत्यु संख्या स्वास्थ्य संकेतन समुदाय के स्तर के मापन के लिए विभिन्न जैसे सकल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, परिप्रसव मृत्यु दर, जीवन जीने की प्रत्याशा, ये जीवन मृत्यु स्वास्थ्य संकेतक के ये इंडिकेटर होते हैं। दूसरा, अस्वस्थ संकेतक जिसमें घटना दर, फैलाव दर, अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती रोगियों की संख्या तथा विद्यालयों तथा व्यावसायिक कार्यों में जो अवकाश होते हैं वो भी निर्धारित करते हैं। साथ ही इसमें असमर्थता संकेतक, पर्यावरणीय संकेतक, स्वास्थ्य देखभाल वितरण संकेतक भी शामिल होते हैं। साथ ही में इसमें स्वास्थ्य देखभाल वितरण संकेतक में चिकित्सीय जनसंख्या अनुपात यानी चिकित्सक का जनसंख्या के कितने अनुपात पे एक चिकित्सक नियुक्त है उसका भी, और अस्पताल में कितने पलंग है जनसंख्या के अनुपात पे वो भी निर्धारित होता है। साथ ही नर्स जनसंख्या अनुपात भी इसमें निर्धारित होते हैं। साथ ही पोषण संबंधी इसमें संकेतक मिलते हैं जिसमें नवजात को जन्म के समय वजन, बच्चों का वजन, लंबाई, भुजा का घेरा तथा सीने का घेरा भी इसमें शामिल होते हैं। साथ ही सामाजिक आर्थिक संकेतक भी इसमें शामिल होते हैं जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर, बेरोजगारी की स्थिति, आवासीय सुविधाएं, गरीबी तथा महंगाई की स्थिति सामाजिक आर्थिक संकेतक में आते हैं। साथ ही स्वास्थ्य नीति संकेतक, अन्य संकेतक जैसे नशे की प्रवृत्ति, समुदाय में हत्या, आत्महत्या व हिंसक घटनाएं भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है सकल मृत्यु दर किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब ऊपर बताया कि ये जो है हेल्थ इंडिकेटर है, तो मैंने कुछ को डिफाइन किया हुआ है। पहला, सकल मृत्यु दर, तो प्रति हजार की संख्या पे अगर किसी क्षेत्र में एक वर्ष में कुल मृत्यु हो रही है या कुल जन्म
जनसंख्या पे मृत्यु हो रही है तो उसी को हम लोग सकल मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। यानी किसी क्षेत्र में एक वर्ष में 1000 की अनुमानित मध्य वर्ष जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु की संख्या सकल मृत्यु दर कहलाती है। अगला है मातृ मृत्यु दर। ठीक है, तो एक वर्ष में 1000 जीवित पैदा हुए शिशुओं पर उसी गर्भावस्था, प्रसव, सूतिका अवस्था यानी डिलीवरी के अगले 6 सप्ताह या 42 दिन का समय जो होता है वो सूतिका अवस्था होता है, उसके दौरान गर्भावस्था एवं प्रसव संबंधी समस्याओं के कारण महिलाओं में होने वाली मृत्यु की संख्या ही मातृ मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है, यानी गर्भावस्था काल में या प्रसव के समय या सूतिका अवस्था काल में अगर प्रति 1000 की संख्या पे महिलाओं की जो मृत्यु होती है तो उसी को हम लोग मातृ मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। अगला है शिशु मृत्यु दर। ठीक है, 1000 पैदा हुए जीवित बच्चों पर एक वर्ष में उसी वर्ष पैदा होने वाले शिशुओं के कुल मृत्यु की संख्या ही शिशु मृत्यु दर कहलाती है। अर्थात दूसरे भाषा में बोले तो एक वर्ष में 1000 पैदा हुए जीवित बच्चों पर उसी वर्ष होने वाले शिशुओं की कुल मृत्यु की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टैप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।